सेशन की शुरुआत करते हैं। फ़रत एहसास साहब का एक शेर है कि पूरी तरह से अब तैयार होके निकले, पूरी तरह से अब तैयार होके निकले हम चारागार यानी डॉक्टर्स के, हम चारागार से मिलने बीमार होके निकले। तो अमूमन तो ये होता है कि जब हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन आज मंच पे आसीन जो डॉक्टर्स हैं वो कविताओं के धनी हैं, वो ज़बरदस्त लिखते हैं। तो आज डॉक्टर्स से बीमारी की बात नहीं हो के शायरी की बात होगी, इश्क की बात होगी, मुश्क की बात होगी, थोड़े से रंज होंगे, थोड़े गम होंगे, चांदनी की बात होगी, रोशनाई की बात होगी। और आज जैसे कि हमारा इस शाम का नाम है दिल दीवानगी और दुआ, मैं सभी डॉक्टर्स से का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका यहाँ आना हमें बेहद प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर जितेंद्र मकड़ साहब हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं ईएससीसी हॉस्पिटल में। इनका नाता जयपुर के हर बड़े आदमी से पड़ा होगा, हर बड़े आदमी का इनसे नाता पड़ा होगा ज़रूर। डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी हैं, गैस्ट्रेंटरोलॉजी सर्जन हैं मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर अजीत जैन साहब हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं बेबीलोन हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर के बंसल साहब हैं, न्यूरो सर्जन है और इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी का इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर रखा है। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी सिसोदिया मेरे बगल में बैठे हैं, क्लिनिकल डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो एनेस्थीसिया के अंदर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर। आप सभी का वेलकम है सर एक बार दोबारा। तो अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर रविंदर, हम जो जिक्र कर रहे थे तो दिल दीवानगी और दुआ पे, तो आगाज़ आपकी उन पंक्तियों से करते हैं जो आपने हमें सुनाई थी, जो डॉक्टर साहब ने आज सिर्फ स्पेशली इस सेशन के लिए लिखी है। तो आगाज़ आपकी उन पंक्तियों से करते हैं हम। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मंच आप लोगों ने प्रोवाइड किया और एक बिल्कुल नए लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो दुनिया का जब भी कोई बहुत मुश्किल काम करना होता है तो ये 3 शब्द होते हैं जिनके सहारे कोई ये काम कर सकता है, दिल, दीवानगी और दुआ। तीनों चीज़ें लगती हैं उसमें। तो जब भी किसी हनुमान ने समुद्र लांघ लंका को छुआ है, जब भी किसी हनुमान ने समुद्र लांघ लंका को छुआ है, तो इसके पीछे क्या है? बस दिल, दीवानगी और दुआ है। वाह। इस रेगिस्तान में क्यों बसी हैं बस्तियाँ? इस बियाबान रेगिस्तान में भी क्यों बसी हैं बस्तियाँ? क्योंकि वहाँ ज़रूर कोई तालाब, बावड़ी या कुआं है। इस रेगिस्तान में क्यों बसी हैं बस्तियाँ? क्योंकि वहाँ पर ज़रूर कोई तालाब, बावड़ी या कुआं है। क्यों? इसके पीछे क्या है? बस दिल, दीवानगी और दुआ है। पता नहीं मैं इस मंच के काबिल भी हूँ या नहीं, पता नहीं मैं इस मंच के काबिल भी हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी आज ऑर्गेनाइजर्स ने खेला जुआ है, क्योंकि ये बस दिल, दीवानगी और दुआ है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो मैं तो ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब इस मंच से पूछिए कि ये आप लोगों के काबिल है या नहीं। आप तो बाकायदा इस मंच के काबिल है। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे ही दागती हूँ मैं। आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, तो ये बताइए कि आप एनेस्थीसिया के हो कैसे गए, कैसे एनेस्थीसिया के हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने कॉलेज के टाइम में किसी की आंखों में मदहोश हो गए, किसी की बातों से मदहोश हो गए और फिर सोचा कि चलिए जब मैं तो मदहोश हो गया हूँ अब औरों को भी बेहोश किया जाए? तो इस पे आपकी कुछ चंद पंक्तियाँ हमने सुनी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आज वो हमारे श्रोताओं से आप वही पंक्तियाँ साझा करें कि एनेस्थीसिया के क्यों हो गया हमें। देखिए, एनेस्थीसिया पर्दे के पीछे की ब्रांच है और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। इवन MBBS करते वक्त तो स्टूडेंट को पता नहीं होता, उसकी आंखों में 2 ही सपने होते हैं कि या तो वो सर्जन बन जाए या तो वो मेडिसिन का डॉक्टर बन जाए या ज़्यादा ज़्यादा ऑर्थोपेडिशियन बन जाए। एनेस्थीसिया तक तो कोई पहुंचता नहीं है। तो मैं भी MBBS कर रहा था, तो उसी टाइम की बात है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ, सडन बहुत सीवियर पेन हुआ, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा और बीइंग ए मेडिको और उसका फ्रेंड होने के नाते हमें भी OT में जाने की परमिशन मिल गई। तो वहाँ जाकर मैंने जो पहली बार देखा कि वो दर्द से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था और 1 सेकंड भी उसे चैन नहीं था। लेकिन उसके आगे जो हुआ, तब जैसे कोई जादू सा हुआ था, किसी माँ की तरह तूने उसे छुआ था। दर्द से कराहता वो शख्स कैसे पल में ही सो गया, बस उसी पल में तेरा हो गया, एनेस्थीसिया में तेरा हो गया। क्या बात। फिर जब वो
सो गया, उसका पेन रिलीफ हो गया। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट आगे जो करते हैं, सांसों और धड़कनों को घटाया, बढ़ाया या थाम लिया। एनेस्थेटिस्ट हर सांस कितनी ब्रेथ देनी है, धड़कनें कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ब्लड प्रेशर कितना रखना है, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। पेशेंट के पपेट की तरह वो हैंडल करता है उसको। तो सांसों और धड़कनों को घटाया, बढ़ाया या थाम लिया। तुझे जिससे जो लेना था वो काम लिया। जब शरीर की रग रग पर तेरा पहरा हो गया, बस उसी पल में तेरा हो गया, एनेस्थीसिया में तेरा हो गया। जब से मरीज़ के चेहरे पर मास्क सजा था, उसे खबर ही नहीं घड़ी में कब कितना बजा था। अभी भी जैसे मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो हमारे ऑपरेशन कई बार 8-8 घंटा, 10-10 घंटा भी चलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट उठने के बाद ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कब करोगे। तो दैट टाइम इज़ ज़ीरो फॉर द पेशेंट। उसे पता ही नहीं कि क्या हो गया उसके साथ। जब से मरीज़ के चेहरे पर मास्क सजा था, उसे खबर ही नहीं घड़ी में कब कितना बजा था। कोई बटन दबाते ही वापस उठ बैठा, जैसे वो कोई यंत्र था या मृत को जीवित करने वाला शुक्राचार्य का कोई मंत्र था। जागकर वो बोला, कब ऑपरेशन मेरा हो गया, बस उसी पल में तेरा हो गया, एनेस्थीसिया में तेरा हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो एक एनेस्थेशिया की एक किस्से हमने डॉक्टर मक्कड़ साहब से भी सुने थे, तो वो बड़ा ही इस माहौल के लिए बड़ा ही रंगीन किस्सा है, तो आप वो ज़रूर शेयर कीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, रंगीन किस्सा नहीं है। मैं तो इसलिए माइक लिया कि मेरी वाइफ एनेस्थेटिस्ट है, तो मुझे भी बड़ी सहानुभूति रहती है एनेस्थेटिस्ट से, क्योंकि ये वाकई पर्दे के पीछे की ब्रांच है। मरीज जाता है, सर्जन से मिलता है और फिर थैंक्स भी बाहर से बाहर उसको बोल के चला जाता है। उसको पता नहीं होता, क्योंकि ये लोग पीछे से आते हैं। ऐसे मरीज लेटा हुआ पीछे से आके मास्क लग देते और गया। और मैंने भी थोड़ी बहुत एनेस्थीसिया पढ़ा, तो उसमें जो लाइन थी उसके प्रीफेस में, बुक के प्रीफेस में, कि एनेस्थीसिया इज़ ए टेंडेंसी टूवर्ड्स डेथ। आप मृत्यु के करीब लेके जाते हो मरीज़ को। वो कोमा में होता है, डेड नहीं होता है, उसके सेंसेस सब लॉस्ट होते हैं और उसको वापस लेके आते हो। इससे बड़ा काम मेडिकल साइंस में कोई है नहीं जो लोग एनेस्थेटिस्ट करते हैं। तो ये भी एक मैसेज जो है हम ये देना चाहते हैं कि किस तरह से। हाँ, एक और बड़ा बात सेक्रीफाइस का है ये। जब मेरी वाइफ जब रेजिडेंसी कर रही थी, तो शायद एसएमएस की मशीनें थोड़ी लीक भी ज़्यादा करती हैं, तो वो नशे में आती थी। मैंने कहा, तू पब से आ रही है कि अस्पताल में आ रही है? वो आती ही सो जाएगी, उसको उठा के फिर खाना खिलाओ। सर, बता ही दीजिए कि जब आप पहली बार एनेस्थेशिया आपको दिया गया था, तो आपने क्या कहा था? आज शेयर कर ही दीजिए, सारे राज खोल ही दीजिए आज। वो तो क्या, नशा कोई भी हो, नशा आदमी के अंदर प्रेम जगाता है। बेसिकली प्रेम नहीं जगाता, नशा जो अंदर का आदमी होता है ना, हर आदमी अपने ऊपर एक परतें चढ़ा के चल रहा है। वो फिर जैसे ही पीता जाता है या कोई नशा करता है, वो परत से परत उतरती चली जाती है। फिर अंदर का असली आदमी, अगर वो लड़ाका होगा तो फिर वो गाली देना शुरू करेगा, और अगर कोई अंदर से अच्छा स्वभाव का व्यक्ति होगा, फिर वो तू तो मेरा यार है यार, तू तो मेरा दोस्त है यार, वो उस तरह का। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरा छोटा सा एक सर्जरी हुई, तो माय वाइफ वाज पार्ट ऑफ ओटी ओनली। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली, तो मुझे मेरे टीचर भी खड़े थे, वो कुछ ध्यान में मैंने हाथ पकड़ा और बोला आई लव यू। उस दिन उसको विश्वास हो गया, ये सच में मुझे प्यार करता है, ऐसे ही शादी नहीं करी। सर, माइक आपके हाथ में, तो आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे दिल के दर्द का इलाज कराने तो बहुत लोग आते हैं, मगर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सर्दी के मौसम में सर्द हवाओं के बीच में कोई बीमार पड़ा आदमी भी आपसे कोई दवाई लेने आ जाता होगा, तो सर्दी के ऊपर क्या आपने कोई कविता लिखी है? देखो, एक तो दिल का इलाज हम करते, तो मैं बोलता हूँ कि मैं दो राह दिल का इलाज करता हूँ, दो राह दिल का इलाज नहीं। तो हम लोग दिल की कोई बीमारी हो उसको ठीक कर सकते हैं, पर इतने ज्ञानी नहीं है कि किसी को दो राह हो रही हो तो हम उसको सही रास्ता दिखा सकें। वो तो आपने हमें यहाँ बुला लिया, मुझे आपने म्यूज़िक के स्टेज पे देखा होगा, कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। मैं पहली बार एक लिटरेरी स्टेज पे बैठा हूँ, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। सर, मैंने ठंड के ऊपर आपकी एक कविता पढ़ी थी, ऐसा भी क्या ठंड? हाँ, वो मैं एक्चुअली जो थोड़ा बहुत जो फेसबुक पे लिखता हूँ, वो फिर उस वक्त जो चल रहा होता है कंटेम्प्रेरी,
तो एक बार जैसे सर्दी कम पड़ी थी तो मैंने बस 2 लाइनें लिखी थी कि क्या हुआ तुझे ये पोष की सर्दी, तेरे होते लोगों ने आस्तीनें उठा रखी हैं। तो ऐसा भी हो गया होता है कभी कभी, और कभी कभी ज़्यादा भी ठंड पड़ जाती है। तो ऐसी भी क्या ठंड कि दिलों की पगडंडी जम जाए, दिलों तक जाने का रास्ता ब्लॉक ना कर दे, ऐसी भी क्या ठंड। जैसे ठंड की वजह से हमारे कई ऑडियंस भी नहीं आ पाई, पर जो है वो बहुत अच्छे से सुन रही है, और कम होनी चाहिए बट काम की होनी चाहिए। तो ऐसी भी क्या ठंड कि दिलों की पगडंडी बर्फ़ से ढक जाए, धुंध में चलते चलते रूह ही थक जाए। ऐसी भी क्या ठंड कि कोपलें फूटे नहीं और फूल मुरझा जाएं, ना लंबी रात ख़त्म हो ना बैरन सर्द हवाएं। ऐसी भी क्या ठंड कि प्यार के लफ्ज़ जुबां पर जम जाएं। ऐसी भी क्या ठंड कि प्यार के लफ्ज़ जुबां पर जम जाएं, तासीर सर्द हो, तासीर जैसे वार्मथ होती है ना वो नहीं रहे, तासीर सर्द हो और ख्वाहिशें थम जाएं। रिश्तों की बर्फ़ को फिर से पिघलाना होगा, रिश्तों की बर्फ़ को फिर से पिघलाना होगा, मोहब्बत का अलाव फिर से जलाना होगा, रूठे हुए महबूब को सर्दी रहते मनाना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर। तो अब सूरज की ये सर्दी की बात हो रही है, तो डॉक्टर बंसल हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी भी एक मैंने बड़ी खूबसूरत पोइट्री पढ़ी थी, सनराइज़। तो उससे पहले मैं चंद लाइनें कहूँगी कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। तो कुछ इसी तरह का विचार और भाव मुझे आपकी उन पंक्तियों में दिखा कि सूर्योदय के समय जो होता है ना वो आशा और रोशनी से भरपूर होता है, और आज जो हमने मंच सजाया है वो आशा रोशनी से भरपूर और खुशियों को बांटने वाला होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपसे वो आज हम सुनेंगे, सनराइज़। एक बार मैं मेरी पत्नी के साथ गया हुआ था कहीं, तो सूरज निकल रहा था, तो उसकी मैंने फ़ोटो खींची, तो पीछे से सनराइज, पीछे से बिल्कुल एकदम जैसे वो पीलापन सूरज का वो आता है, वो पीछे फ़ोटो में आया। तो मैंने लिखा फिर, सनराइज़ का पीला सुनहरा रंग चेहरे पे पहनना, सनराइज़ का पीला सुनहरा रंग चेहरे पे पहनना, सुबह की शबनम सी नमी होठों पे लेके आना, सुबह की शबनम सी नमी होठों पे लेके आना, आसमानी रंग को आंखों में उतारना। अब जब सुबह सुबह की ठंडी हवा चलती है, आसमानी रंग को आंखों में उतारना, ठंडी बयार से जुल्फ़ों को लहराना, पंछियों के गीतों को अपने कंठ से सुनना, मोर के पंखों से सतरंगी सपना बुनना, पाँवों में माँ गंगा जी की बहती धारा बांध लेना, पाँवों में माँ गंगा जी की बहती धारा बांध लेना, किनारे किनारे चलेंगे रोटी पोटली में बांध लेना, सनसेट पॉइंट पर थक के बैठेंगे, डूबते सूरज को अलविदा कहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर लिखा आपने। तो अभिषेक, अब मोनिका जी से कुछ सुने। आप कौन सी कविता सुनना चाहेंगे मोनिका जी से? मोनिका जी, आपकी मैंने एक कविता पढ़ी थी जिसमें आपने लिखा, तुम्हारी राधा नहीं हूँ मैं। तो क्या आपने किसी ऐसे आदमी पर लिखी थी जो खुद को कृष्ण समझ के आपको परेशान कर रहा था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन हमारी बात सुनने के लिए एक प्रॉपर मंच कभी मुझे तो नहीं मिला, और मैंने लिखा काफ़ी है और कुछ ऊटपटांग और कुछ बहुत ही करीने से भी लिखा है। तो एक शेर मैंने डाला है इसी बात पे, ये अभी बनाया है आते टाइम, शायद ट्रैफिक काफ़ी था या कम था, मुझे नहीं पता कि ज़्यादा ट्रैफिक में कंसंट्रेशन बनती है या कम में बनती है, क्योंकि सर्जरी के टाइम भी अब विचारधारा चलती है। शेर यह है कि अपनी कविता किसी को अब बताते नहीं हैं, अब अंधेरे में भी हम गुनगुनाते नहीं हैं, गलती कोई हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि अब अपनों की महफिल हम जमाते नहीं हैं। बहुत सुंदर। और एक ज़माना था जब जो ये प्रेम, प्यार, मोहब्बत, बहुत पॉजिटिव भावनाएं होती थी। इन सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें काफ़ी बदली हैं। हर इंसान को हार्ट ब्रेक और नेगेटिविटी इन देयर इमोशनल लाइफ सहन करनी पड़ती है।
सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जब नकारात्मक बोलते हैं तो ज़्यादा दिलों में एंटर कर पाते हैं, ज़्यादा दिलों को छू पाते हैं। सो इसके ऊपर मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। मुझसे न उलझो तुम, तुम्हारी राधा नहीं हूँ मैं, जो हार मान मान के जीते वो बाधा नहीं हूँ मैं। किसी भी परिभाषा में बांध सको वो मीरा नहीं हूँ मैं, जो बैठे बैठे गीत बनाए तू चाहे आए या ना आए, वो मर्यादा की मूर्ति बावरी मीरा नहीं हूँ मैं। कृष्ण का पाठ सही था, जीवन उनका पूजनीय था, मान जाती हूँ बात तुम्हारी, लेकिन राधा मीरा का दोष बता दो। हर कोई मानेगा धर्म को, धर्म मार्ग की बाधा नहीं हूँ मैं, और नहीं तो कम से कम हिस्सा तुम्हारा आधा नहीं हूँ मैं। बहुत सुंदर लिखी। डॉक्टर अजीत ने जो पोइट्री लिखी सच में दिल को हिला गई। तो आज आप उस पोइट्री से खुशियाँ बिखेरिए। लाख जुल्मों सितम हुए, सर कटे, बहुत कुछ टूटा, पर महफूज हैं वो मुल्क, वो सभ्यताएं जहाँ कागज़ को सहेजा गया। आओ ये कॉल लें हम भी आज, न खत्म होगा यहाँ भी ये रिवाज। बहुत गुरूर था अपनी आदमजात पर, बहुत गुरूर था अपनी आदमजात पर, एक अदृश्य साया आया सब खाक कर गया। फिर लौट आऊँगा, फिर लौट आऊँगा, फिर गुलशन महकाऊँगा, तबीयत धूप सी पाई है, लाख तूफान आए फिर भी लहलाऊँगा। दुश्वारियाँ तो बहुत खड़ी थी राहों में, दुश्वारियाँ तो बहुत खड़ी थी राहों में, पर ज़िद हमारी भी कोई कमज़ोर न थी। इबारतें और भी बाकी हैं अभी मेरी कलम में, इबारतें और भी बाकी हैं अभी मेरी कलम में, ठहरा हूँ थोड़ा रुका नहीं। स्याह अंधेरी रात का कुहासा अब छंटने लगा है, स्याह अंधेरी रात का कुहासा अब छंटने लगा है, भोर नज़दीक है, सूरज निकलने लगा है। रज़ा जो उसकी हो तो क्या मुश्किल, रज़ा जो उसकी हो तो क्या मुश्किल, तूफ़ान में भी कश्ती को हासिल है साहिल। हौसलों का सौदागर हूँ, हौसलों का सौदागर हूँ, नित नए मोर्चे लड़ता हूँ, रुकना मेरी फितरत नहीं, जीतता हूँ, सीखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये काबिलियत है मेरे शहर के हर बाशिंदे की, ये काबिलियत है मेरे शहर के हर बाशिंदे की, दर्द जितना भी बढ़ता है वो अपनी आजमाइश बढ़ा देता है। उलझनों को भी अब तो ये शिकायत है, उलझनों को भी अब तो ये शिकायत है, क्यों हर बार तुम ही टकरा जाते हो। फिर लौट आऊँगा, फिर गुलशन महकाऊँगा, तबीयत धूप सी पाई है, लाख तूफान आए फिर भी लहलाऊँगा। थैंक यू। लाख तूफान आए फिर भी लहलाऊंगा, कमाल की लिखिए डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया बिल्कुल। मैं अब चाहूँगी कि हमारा एक दौर जो इस बैठक का हो गया है, इस महफिल का, तो हमारे कुछ जो मजलिस के परिवार के सदस्य हैं तो आज वो भी काफ़ी उम्दा लिखते हैं और कलम के धनी हैं। सबसे पहले मैं शशि जी से बोलूँगी कि आप अपनी कविता को सुनाएं। कहो कुछ कि मिजाज एहसास रुमानी हो, ज़िंदगी फिर से रूहानी हो, तुमसे तू का सफ़र लाजमी हो, खामोशियों का शोर फिर से बेमानी हो। है कोई मुंतज़िर एक एक लफ्ज़ का, किस्सा नहीं हम तुम फिर एक कहानी हो। वाह, बहुत सुंदर। हम तुम फिर एक कहानी हो, क्या बात है। रेशमा मैम को बुलाना चाहूँगी यहाँ पर। My poetry relates to Dr. Ajit's presentation. I was a cancer survivor. I am a cancer survivor. In 22 I was suffering from cancer. तो कैंसर से पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है, और कैंसर के बाद मैंने क्या सोचा। ये लाइन्स आज तक मैंने किसी पेपर पे नहीं लिखी है, ये मेरे मानस पटल पर छाई हुई हैं, और मुझे लगता है ये आपको भी कुछ हद तक मोटिवेट करेगी। मैंने ज़िंदगी से कहा, ऐ ज़िंदगी तू मुस्कुरा, तो ज़िंदगी मुस्कुराई। मैंने कहा है ज़िंदगी तू हंस, तो ज़िंदगी हंसी। मैंने कहा है ज़िंदगी तू खिलखिला, तो ज़िंदगी खिलखिलाई।
मैं कहा ज़िंदगी तू मुझे खुशियों के सागर में डुबो दे, और ज़िंदगी ने मुझे खुशियों के सागर में डुबो दिया। फिर एक दिन ज़िंदगी ने मुझ पर पलटवार किया। ज़िंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तेरी पेशानी पर परेशानी की लकीर नहीं देखी, अब तू परेशान हो। और मैं परेशान हो गई। ज़िंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तूने अपनों को नहीं खोया, और मैंने अपने माता और पिता को खो दिया। ज़िंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तुझ पर गमों का पहाड़ नहीं टूटा, अब तू टूट। और मैं ज़िंदगी से और ज़िंदगी मुझसे रूठ गई। फिर एक दिन ज़िंदगी को मुझ पर तरस आ गया। ज़िंदगी ने कहा बहुत हुआ, तूने बहुत सहा, अब गले लग जा। और मैंने ज़िंदगी को गले लगा लिया, और मैंने ज़िंदगी को गले लगा लिया। थैंक यू। बहुत सुंदर, मैंने ज़िंदगी को गले लगा लिया। बहुत ही सुंदर रेशमा जी। शुक्रिया मैम, ज़िंदगी के सारे रंग कुछ लाइनों में हमें बताने के लिए। और अगले मेंबर को बुलाने से पहले मैं आप सभी डॉक्टर्स से भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, कलम पर आप इतने अच्छे शब्द उतारते हैं, वो आज देखकर मुझे हैरानी भी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। थैंक यू सो मच। अगली मेंबर को मैं बुलाना चाहूँगी ऋतु मैम। तो कुछ ज़िंदगी के कुछ आगे हम बढ़ते हैं। कौन कहता है कि अल्फाज एहसास बयां करते हैं, कौन कहता है कि अल्फाज एहसास बयां करते हैं, खामोश नज़रों की ज़ुबान से तेरी रूह से बात होती है। ख्वाहिशों तमन्नाओं से परे, ख्वाहिशों तमन्नाओं से परे तो दिल को शाद करे, ख्वाहिशों तमन्नाओं से परे तो दिल को शाद करे। तुझको पाकर तुझी में खोने की तलब होती है। कौन कहता है कि अल्फाज एहसास बयां करते हैं, खामोश नज़रों की ज़ुबान से तेरी रूह से बात होती है। रूठ ना जाओ तुम, ये डर सताता है दिल को, रूठ ना जाओ तुम, ये डर सताता है दिल को। जो रूठ भी जाओ तो मनाने को निगाहों में नमी होती है। कौन कहता है कि अल्फाज एहसास बयां करते हैं, खामोश नज़रों की दुआ से तेरी रूह से बात होती है। और ज़रा खामोशी का एक रंग सुन लेते हैं। खामोश रंगों की दास्तां से रंगा जीवन मेरा, खामोश रंगों की दास्तां से रंगा जीवन मेरा, जिसमें उतर आता है अक्सर अक्स तेरा। कि सैकड़ों कोशिश की हर रंग बोले, बजे साज तो बना आवाज़ कहे कुछ हौले हौले। कि सैकड़ों कोशिश की हर रंग बोले, बजे साज तो बना आवाज़ कहे कुछ हौले हौले। सिर्फ तेरा नाम लेकर के बिखेरा हर रंग मैंने, कि जुबां रंगों को मिले और बन के गज़ल दिल को छू ले। कैसे संभालूं हर रंग, कब तक हिफाजत में करूं, टूटेगी कब ये खामोशी, बस यही इंतज़ार करूं, टूटेगी कब ये खामोशी, बस यही इंतज़ार करूं। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतनी तन्मयता से सुना। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम फिर से एक बार स्टेज पे दौड़ शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मोनिका, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक माँ हैं, एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं। तो अभी ऋतु जी बात कर रही थी खामोशी की, तो खामोशी को आवाज़ देती है एक माँ जब बच्चे का जन्म होता है। तो आपने तो कई ऐसे मंजर देखे होंगे। जीवन शुरू होता है तो उस क्षण को मैंने माँ की नज़र से तो नहीं देखा, बट एज अ डॉक्टर मैंने देखा है। और क्योंकि हम एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे, ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे थे, तो उसी टाइम मेरे मन में ये पोइट्री आ रही थी, ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से तैयार नहीं की हुई थी। तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अ न्यू बॉर्न, तो उसकी भावनाओं के बारे में मैंने लिखा है उसकी नज़रों से। पैदा हुआ तो पकड़ के उल्टा, झूला मुझको झुला रहा था, मार मार के पीठ पे थप्पड़, बार बार मुझे रुला रहा था। जब उनको ब्रेथ दिलानी होती है तो पीठ पे टैप करके सांस को, लंग्स को खोला जाता है, सो दैट दे क्राई एंड दे ब्रीथ वेरी डीपली। सो मार मार के पीठ पे थप्पड़, बार बार मुझे रुला रहा था, देख देख ये सारा मंजर, खुशी का बाजा बजा रहा था। एवरीवन वाज हैप्पी इन द ऑपरेशन थिएटर। तू मेरे हाथों की पुतली जैसे यही बता रहा था, उससे मुझको क्या था लेना, मैं उस पर गुस्सा दिखा रहा था। बच्चा रोता है और वो बहुत ही अनॉयड होता है कि ये सब क्या हो रहा है मतलब। सो मैं उस पर गुस्सा दिखा रहा था, उस पर मतलब डॉक्टर पर। सुनकर उसकी आहट तक भी मुझको रोना आ रहा था। चुप होकर जब समझा तो जाना, अब सांस सीने में आ रहा था।
खोल के आंखें देखा डॉक्टर, मेरी मम्मी से मिठाई खा रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। क्या खूबसूरत तस्वीर आपने हमारे सामने, जो हम कभी पहुँचे नहीं उस मंज़र को देखने, लेकिन आपने शब्दों में उस खूबसूरत मंज़र को आज हमारे सामने जीवंत कर दिया। जी जी से सुने आप। सर मुझे नहीं पता, जब आप डॉक्टर्स को के बारे में ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर हो के आप लिखते हैं, डॉक्टर हो के आप गाते हैं, तो आपको कैसा लगता होगा। बट मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे CEO होके लिखता है, अरे बिल्डर होके लिखता है, जैसे कोई करेला और नीम चढ़ा, मतलब कि आदमी लिख कैसे सकता है, जैसे हम इंसान ही नहीं है। तो मेरे मन में तो एक गहरी खामोशी और सन्नाटा छा जाता है। तो खामोशी और सन्नाटे पे सर अगर आपने कुछ लिखा हो तो आप बताएं। आज के व्यस्त जीवन में आपाधापी में शोर तो बहुत है, पर खामोश है। अपनी सी लगे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। खामोश शोर शहर का और गांव का उजड़ा चौपाल, खामोश शोर शहर का और गांव का उजड़ा चौपाल, गवाह है दोनों ही जिंदगी की बढ़ती तलखियों के। खामोशियों का शोर इस कदर बढ़ गया है, खामोशियों का शोर इस कदर बढ़ गया है कि बियाबा में भी सदा सुनाई नहीं पड़ती। खामोशियों का चलन भी ऐसा है शहर में, खामोशियों का चलन भी ऐसा है शहर में कि चीख चीख कर भी अपना एहसास नहीं करा पाती। खामोशियों का भी अजब किरदार है, खामोशियों का भी अजब किरदार है, तभी बोलती हैं जब कोई गहरी बात करनी हो। बहुत सुंदर। खामोशियों ने भी अपनी अलहदा आवाज़ बना ली है, खामोशियों ने भी अपनी अलहदा आवाज़ बना ली है। हर एक सदा का कहाँ कोई जामिन होता है। खामोश मंजर के भी अजब अफसाने हैं, खामोश मंजर के भी अजब अफसाने हैं, सुनाई देते हैं पर दिखाई नहीं देते। कब तक यूं ही चलते रहोगे शहरे खामोशी में, कब तक यूं ही चलते रहोगे शहरे खामोशी में। अब आ भी जाओ कि सन्नाटों का शोर बहुत है। खामोश शोर शहर का और गांव का उजड़ा चौपाल, गवाह हैं दोनों ही जिंदगी की बढ़ती तलखियों के। मक्कर साहब से मैं अगली कविता सुनना चाहूँगी। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, मैं कई बार डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी बोलता हूँ, हार्ट, माइंड एंड ब्रेन। ये तीनों चीज़ें मैं बहुत से भी शेयर करूँगा, कभी हम लोग इस पे और शोध करेंगे। तो बेसिकली ये दिल तो बहुत पुराना, मतलब सदियों से यही सब सोचते हैं ना, क्या काम आता है, प्यार करने के काम आता है। क्योंकि एक्चुअली जब कुछ होता है हमारे साथ तो महसूस तो इधर ही होता है। तो हमें तो वही अंदर खोल के देखते हैं या अंदर घुस के देखते हैं तो वो धड़कता हुआ दिल नज़र आता है। वहाँ कोई आशिक, कोई माशूक, कोई हुस्न, कोई इश्क कुछ नज़र नहीं आता। पर एक्चुअली में दिल भी सोचता है। डॉक्टर बंसल इस चीज़ से एग्री करेंगे। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होती हैं ना, न्यूरॉन्स ब्रेन की यूनिट होती है। तो ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हार्ट में होते हैं। उसके बाद कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं। जैसे कुछ सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं ना, रोंगटे ही क्यों खड़े होते, सिर के बाल क्यों नहीं खड़े होते? तो वो स्किन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग, या तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग हार्ट में है, और वो जो केमिकल लोचा होता है वो यहाँ चोट करता है, इसलिए हमें लगता है कि यहाँ दिल दुखता है, पर वो लोचा ब्रेन का होता है, पर दुखता दिल है। तो मैं एक दिल पे एक सुना रहा हूँ आपको कविता कि वो ख्वाब संजोए रखता था, अरमान बटोरे रखता था। वो ख्वाब संजोए रखता था, अरमान बटोरे रखता था। भिखमंगा था वो प्यार का जो आंखों में कटोरे रखता था। भिखमंगा था प्यार का वो आंखों में कटोरे रखता था। जाने किस कांच का बना था वो कि बिन आवाज ही बिखर गया। सीना खाली खाली सा है, वो दिल आवारा किधर गया। ये काम अभी भी करता है, चाहे कोई आपका दिल तोड़े, चाहे आपको बहुत खुशी हो, वो अपना काम करता रहता है। थोड़ा जोर से पंप करेगा,
थोड़ा कभी धीरे करेगा, नहीं करेगा तो फिर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो काम अभी भी करता है, बस जिस्म को जिंदा रखता है। ये काम अभी भी करता है, बस जिस्म को जिंदा रखता है। ये लहू अलग से नाहक ही रग रग में दौड़ता फिरता है। अब भी मशीन सा चलता है, बस इश्क का पुर्जा निकल गया। सीना खाली खाली सा है, ये दिल आवारा किधर गया। मुलाकात कभी की ख़त्म हुई, मुलाकात कभी की ख़त्म हुई, पर बात अभी तो बाकी है। मुलाकात कभी की ख़त्म हुई, पर अभी बात तो बाकी है। बेशक उजाला है बाहर, अंदर की रात तो बाकी है। बेशक उजाला है बाहर, अंदर की रात तो बाकी है। बाकी थी बरसात भी तो, पर वो सावन बंजारा किधर गया। सीना खाली खाली सा है, वो दिल आवारा किधर गया। ये मैंने तब लिखी थी जब बरसातों का मौसम था और बिल्कुल कुछ महीने तक बूंद भी नहीं पड़ी थी। बहुत खूबसूरत लिखा डॉक्टर साहब आपने। इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। डॉक्टर रविंदर की जब मैं कविताएं पढ़ रहा था तो ये कविता का सर मैंने खाली शीर्षक ही पढ़ा था, किताबों का ठेला। तो मेरे ख्याल से PMT, MBBS, MD, MS सब की तैयारियों के बाद एक ठेले के बराबर किताबें तो हुई जाती होंगी। तो आपने उन पे लिखा था या किसी और पे लिखा था, इसके बारे में बताएं। कुछ लोगों के लिए मैंने ये पोएम लिखी है, अभी रिसेंटली लिखी थी। ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर मेरा किताबों का ठेला है। ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर मेरा किताबों का ठेला है। ज़रा देर ठहर, हर कोई बह जाता है दरिया सी भीड़ में। यहाँ हर वक्त इंसानों का रेला है। तुम आई तो लगा कि कोई मुसाफिर होगा, तुम आई तो लगा कि कोई मुसाफिर होगा, मगर तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक थैला है। तुम आई तो लगा कि कोई मुसाफिर होगा, मगर तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक थैला है। अरे हाँ, तुम तो कोई अप डाउनर हो, तुमने बताया आज दिन तुम्हारा पहला है। तुम तो कोई अप डाउनर हो, तुमने बताया कि आज दिन तुम्हारा पहला है। फिर आगे, ट्रेन की बाट जोहना अकेले खड़े रहकर, लगता है मन तुम्हारा भी थोड़ा अकेला है। ट्रेन की बाट जोहना अकेले खड़े रहकर, लगता है शायद मन तुम्हारा भी अकेला है। हौले हौले मेरी स्टॉल ही तुम्हारा ठिया हो गई। हौले हौले मेरी स्टॉल ही तुम्हारा ठिया हो गई, जहाँ रोज़ इंतज़ार खोला और समेटा जाने लगा। हौले हौले मेरी स्टॉल ही तुम्हारा ठिया हो गई, जहाँ रोज़ इंतज़ार खोला और समेटा जाने लगा। जैसे हर दिन का एक नया अखबार फैला है। मुख पृष्ठ पलटते पलटते हमने मन पढ़ लिए और मर्म गढ़ लिया। तो हम किसी से भी जो पहला इन्फेचुएशन होता है, क्यों किसी भी बुक से होता है, तो सबसे पहले उसकी कवर पेज से होता है। सबसे पहले हम कवर पेज देखकर बुक उठाते हैं, फिर उसके बाद उसको खोल के फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि इसकी ऐसी कुछ स्टोरी होगी, ये मेरे लाइक का है, उस टाइप का है, ये इसका एंड होगा। तो ये उसी तरह का है कि मुख पृष्ठ पलटते पलटते हमने मन पढ़ लिए और मर्म गढ़ लिए। अंधा भी पढ़ लेता इन उभरे अक्षरों को, रहस्य अनुराग का कितना अलबेला है। तो प्यार तो होता ही ऐसा है ब्रेल की तरह कि कोई आंखों से भी ना देखे तो समझ जाता है, सामने वाले के चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज में उभर आती है वो चीज़। मुख पृष्ठ पलटते पलटते हमने मन पढ़ लिए और मर्म गढ़ लिए। अंधा भी पढ़ लेता इन उभरे अक्षरों को, रहस्य अनुराग का कितना अलबेला है। राजनीति, धर्म, दर्शन और मनोरंजन, स्टॉल की सब किताबें तो पढ़ डाली। राजनीति, धर्म, दर्शन और मनोरंजन, स्टॉल की सब किताबें तो पढ़ डाली, फिर भी तुम खोज ही लाती हो हर दिन कथानक जो अब तक नवेला है। रोज़ तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती, हर दिन एक नई बात होती है। सूरज और क्षितिज की तरह हर सुबह और शाम मिलते हैं हम। सूरज और क्षितिज की तरह हर सुबह और शाम मिलते हैं हम। लगता है बाकी का दिन तो महज झमेला है। हर सुबह और शाम तुम जमा जाती हो कतरने उसकी, वक्त जो दिन भर की बातों में फैला है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि अप डाउनर्स का आखिरी मकसद होता है खुद के शहर में तबादला पा जाना। अप डाउनर्स का आखिरी मकसद होता है खुद के शहर में तबादला पा जाना। इस मीठी दास्तां का भी बस यही हिस्सा कसेला है। ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर मेरा किताबों का ठेला है। वाह वाह, बहुत सुंदर।
बहुत। तो जब मैंने और अभिषेक ने आपकी ये पोइट्री पढ़ी तो हमें लगा कि ये भाई किसी डॉक्टर की कलम से है, तो इसमें तो किताबों की बात होगी, लेकिन किताबों की आड़ में आप इश्क फरमा गए डॉक्टर साहब इसमें। डॉक्टर बंसल, मैंने आपकी जब पोइट्री पढ़ी तो मैंने एक बड़ी ख़ास बात देखी, हर पोइट्री का नाम आपने इंग्लिश में रखा है, सनराइज, सनसेट, पासवर्ड। तो आज आप वो पासवर्ड खोलिए ज़िंदगी का कि क्या वो खुशियों का पासवर्ड है। आपकी एक पोइट्री है पासवर्ड, आपकी सारी पोइट्रीज़ के नाम इंग्लिश में है। कैद है किसी पंछी की तरह, कैद है किसी पंछी की तरह तुम्हारी यादें इस जहनो दिल के पिंजरे में। कैद है किसी पंछी की तरह तुम्हारी यादें इस जहनो दिल के पिंजरे में। फड़फड़ाती हैं, फड़फड़ाती हैं, दर्द देती हैं, बेकरार हैं उड़ने को खुले आसमां में। आओ खोल दो इस पिंजरे को, तुम्हारा फेस आईडी ही तो पासवर्ड है। तुम्हारा फेस आईडी ही तो पासवर्ड है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर मक्कड़, एक छोटा सा प्रश्न मेरे बहुत देर से दिमाग में आ रहा है, डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि वो जब आपने एक कविता लिख के दी थी किसी को, और आपने दी तो साबुत पेपर पे थी और मिली आपको टुकड़ों में, तो क्या वो दिन था क्या आपका कविता लिखने का? पर वो उस समय बड़ी कच्ची उम्र का क्रश था, तो मैंने नोट्स लेने के बहाने मैंने रजिस्टर मांग लिया। फिर उसमें मैंने एक फूल रखा और एक कविता लिखी, और उसको वो नोट्स मैंने कहा मैंने पढ़ लिए, वो मैंने दे दिया उसको, वो वापस कि नहीं तो तुम्हारा होमवर्क शायद रह गया, अभी इसको ले लो। मैंने खोला तो उसके 4 टुकड़े पेपर के और वो गुलाब के फूल की ऐसी की तैसी हुई थी। मतलब somebody कैन बी सो रूड। तो ये मैंने नहीं सोचा था, पर अब वो जहाँ भी होंगी उसको अंदाज़ा नहीं था शायद कि उसने क्या हीरा खोया। खैर ये तो मजाक की बात है। तो मैंने उसकी हुस्न की तारीफ में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था कि उसका टाइटल था तेरी जवानी फागुन के फूलों सी, और लास्ट में मैंने लिखा था कि मुरझा के खिलती, खिल खिल के मुरझाती मेरी कहानी फागुन के फूलों सी। तो थी तो बड़ी सीरियस कविता, वो उसको पसंद नहीं आई, वो बात अलग है। पर मुझे अभी जाना है, जैसे मैंने आपको बोला, तो कुछ पंजाबी कौन कौन पसंद करता है यहाँ पे, समझ तो सबको आएगी, है ना। तो कुछ पंजाबी लाइनें अभी रिसेंटली मैंने लिखी, इंस्टाग्राम पे भी डाली, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया, तो मैं आपको सुनाता हूँ। जी ते करदा है तेरा मत्था चुमला, जी ते करदा है तेरा मत्था चुमला, तू मना करें ते रहन देना। जी ते करदा है तेरा मत्था चुमला, तू मना करें ते रहन देना। तू आखें तो तेरे हंजू पुंजला, हंजू मतलब आंसू, तू आंखें तो तेरे हंजू पुंजला, जे रोना ही है ते रहन देना। लोकी आखदे ने तू मेरी मशूका है, लोकी आखदे ने तू मेरी मशूका है, जे तेनू शक है तो सब दी जुबान फड़ ला, जे तेनू शक है तो सब दी जुबान फड़ ला, जे तू राजी है ते कहन देना। थैंक यू सो मच। एक गाना है सज्जाद अली का, कोक स्टूडियो। मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े पर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। थैंक यू, फिर कभी सुनाऊंगा आपको ही। कल्पना मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप आएँ और अपने दिल का हाल सबको सुनाएं। मैं सुख पर एक कविता बोलना चाह रही हूँ। सुख को हम परिभाषित नहीं कर सकते, पर मैंने कैसे समझा मैं बताती हूँ। संडे को बेड टी बिस्तर पर मिल जाना, आंगन की धूप के टुकड़े में सुस्ताना। संडे को बेड टी बिस्तर पर मिल जाना, आंगन की धूप के टुकड़े में सुस्ताना। खिड़की का पर्दा हटते ही कमरा रोशन हो जाना, खिड़की का पर्दा हटते ही कमरा रोशन हो जाना। गमले के गुलाब में नई कली का चटक जाना। मेहरी का महीने में हर दिन ही आना, मेहरी का महीने में हर दिन ही आना। बेटे का फ़ोन पर मिस यू माँ कह जाना। नातिन का चुम्मा, पोती का इतराना,
शाम की चाय के साथ समोसे भी खाना, रात का खाना बाहर है तो खाना नहीं बनाना, सब घर आ गए देखकर निश्चिंत हो जाना। रात का खाना बाहर है तो खाना नहीं बनाना, सब घर आ गए देखकर निश्चिंत हो जाना। ब्लड शुगर और बीपी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आना, ब्लड शुगर और बीपी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आना। किसी अपने से सुख दुख बांट पाना, किसी अपने से सुख दुख बांट पाना। सर पर एक छत है का एहसास हो आना। इन क्षणिक सुखों का जी भर लुत्फ़ उठाना, इन क्षणिक सुखों का जी भर लुत्फ़ उठाना। जीवन शरद है तो ये छोटे सुख धूप हैं, तपती दोपहरी है तो छाया का सुखद रूप है। जीवन शरद है तो ये छोटे सुख धूप हैं, तपती दोपहरी है तो छाया का सुखद रूप हैं। दरख्तों के झुरमुट से रोशनी की तरह झांकते, दरख्तों के झुरमुट से रोशनी की तरह झांकते, अपने कुनकुने स्पर्श से मन में खुशियाँ टांकते। चंदन की खुशबू के झोंकों से लगते हैं, सोच सोच इनको हम भी कब थकते हैं। पुरानी तस्वीरों में हमसे बतियाते हैं, पुरानी तस्वीरों में हमसे बतियाते हैं। चमेली के मंडवे से झरते ये जाते हैं। आज का सुख छोटी सी कविता की रचना, कल नए सुख होंगे, तुम भी कुछ लिखना, तुम भी कुछ लिखना। मैं एक छोटी सी कविता डॉक्टर्स को के लिए बोलना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है जीवन रक्षक। वेदना से टूटती डोर दिखे छूटती, शिथिल थे संवेग भी अश्रुओं के वेग भी। जब उखड़ रही थी सांस तब बची थी एक आस, एक आस, देव कोई आएगा वही मुझे बचाएगा। सहसा वह आ गया, ढाढ़स बंधा गया, देवदूत सा खड़ा, धैर्य था उसमें बड़ा। अपलक निहारती नैनों से गुहारती, त्राहिमाम त्राहिमाम। माथे पर स्पर्श कर परस्पर विमर्श कर, धमनियों की थाह ले अमृत प्रवाह दे। उस देह में जमाए प्राण, उस देह में जगाए प्राण, जो थी प्रायः निष्प्राण। सेवा निस्वार्थ थी, सच्चा परमार्थ थी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, भावुक स्थित प्रज्ञ हूँ। चरक है, सुश्रुत है, सौम्य है, अद्भुत है। उसमें न था अहम, औषधि है वह स्वयं, जीवन रक्षक है वह, हाँ चिकित्सक है वह। अब मैं सुषमा मैम से गुजारिश करूंगी कि मैम आप भी आएँ और अपने हाले दिल हम सबको सुनाएं। जब डॉक्टर साहब पंजाबी में अपनी कविता सुना रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो उसी पे एक याद आया मुझे कि कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे चेहरे पे चेचक के दाग होते, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे चेहरे पे चेचक के दाग होते। चांद तो तुम खुद हो, सितारे भी साथ होते। तो सामने से जवाब आया, ये चेचक के दाग नहीं है यारो, ये चेचक के दाग नहीं है यारो, चाहने वालों ने नजरें गड़ा गड़ा के देखा है मुझको। क्या बात है, क्या बात है। अब दो लाइनें जगजीत सिंह की एक गजल की। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अंजलि कोठारी मैम को। मैं ओरिजिनल बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी एक लेखक की लिखाई में से या कविताओं में से कुछ चोरी करके अपना बना करके बोलते हैं तो वो साहित्यिक चोरी कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे लेखकों के में से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका शोध कहलाता है। तो बेसिकली मैं शोधात्री हूँ और अभी जो मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ वो एक शोध कविता है। ठीक, कविता का शीर्षक है खुशियाँ।
काट छाँट कर दुखों से निकाली मैंने थोड़ी सी खुशियाँ, जिनमें से कुछ की तो मैंने नाव बनाई। उनमें सिर्फ उदासियों को बिठाया, फिर उन्हें समंदर में घुमाया। दिखाए सीप, मोती, मछलियाँ, उछलती कूदती टकराती लहरें। कुछ के बनाए मैंने हवाई जहाज़, जिनमें सिर्फ तकलीफ़ें ही सफ़र कर सकती थी, और उन्हें आकाश में उड़ा दिया। दिखाए उड़ते हुए पंछी, सूरज, चाँद और ढेर सारे सितारे। बाकी जो बची उनकी मैंने रंग बिरंगी पतंगे बना ली, जो उड़ाई ऊपर, बहुत ही ऊपर आकाश में। वो लाई अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें और कट कर उन बच्चों के हाथों में चली गई जो रंगों की तलाश में थे। इस तरह मेरी ख्वाहिशें चल पड़ी, करने को वहाँ की सैर, अरमानों की साइकिल पर आसमां की ओर। आगे आगे मेरा भरोसा चला और मेरे पीछे पीछे दोस्ती चली। कहाँ चली? एक दिन आना, एक दिन जाना, बस इतना सा ही ताना बाना। सार यही है, सुनो, देह का करछा और सांस का धागा अगर टूट भी जाए तो सुख और दुख दोनों है आधा आधा। हर एक लम्हा बुनते चलो, देह के ख़त्म हो जाने के बाद भी हमेशा अपने सपनों को बुनते चलो, अपने सपनों को बुनते चलो। थैंक यू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल तू खामोश कैसे है, तो लोग खामोशी समझ नहीं सकते कि वो मोहब्बत उसके अंदर छुपी हुई है, उसकी वजह से खामोश है। तो मैंने उस पर लिखा था बियॉन्ड साइलेंस। जैसे मैडम ने कहा कि आपकी सब कविताओं के टाइटल जो हैं इंग्लिश में होते हैं, वो है बियॉन्ड साइलेंस। मन की स्थिरता तुमसे है, हृदय की व्याकुलता तुमसे है, जेहन की व्याग्रता तुम्ही से है। मन की स्थिरता तुमसे है, हृदय की व्याकुलता तुमसे है, जेहन की व्याग्रता तुम ही से है। क्या यह सब तुम ही हो? क्या यह सब तुम ही हो? शायद, पर नहीं, ये तो तुम्हारे होने से है। क्या यह सब तुम ही हो? शायद, पर नहीं, ये तो तुम्हारे होने से है। पर तुम तो शीतलता का परिमाप हो, पर तुम तो शीतलता का परिमाप हो, खामोशी का एक सम्यक अनुपात। पर क्या खामोशी भी कभी कोई सुन पाया है? इसी खामोशी में ही तुमने कोई गीत गाया है। पर खामोशी भी कभी कोई सुन पाया है, इसी खामोशी में ही तुमने कोई गीत गाया है। हाँ, दुनिया भर के शोर से जब अलग हो पाया हूँ, हाँ, दुनिया भर के शोर से जब अलग हो पाया हूँ, तब सब कुछ सिर्फ हमेशा तुम्ही को सुन के आया हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, बेटियों पर ये कविता लिखी है। हर घर की चहक रौनक होती है बेटियाँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर माँ बाप को कम से कम एक बेटी जरूर दे। बेटियाँ बहुत बातें करती है, बड़ी मुँहजोर है। बहुत बातें करती है, बड़ी मुँहजोर है। क्या करें, अब बेटियां बाप से ऐसे ही मिलती है। परवाह नहीं उसको कि कोई आएगा, परवाह नहीं उसको कि कोई आएगा और क्या कह जाएगा। वो तो बस मस्त खोई रहती है अपनी ही दुनिया में। क्या करें, बेटियां ऐसी ही होती हैं। जब जी चाहे मांग लेती हैं दो बोल दुलार के। जब जी चाहे मांग लेती हैं दो बोल दुलार के, क्योंकि जानती है सब कुछ मिल सकता है बाहर,
सिवाय पापा के दुलार के। क्या करें, बेटियां ऐसी होती हैं। मैं जो ना चाहूं तो भी परोस देती है एक फुल्का, मैं जो ना चाहूं तो भी परोस देती है एक और फुल्का, और बन जाती है मेरी माँ। ये कहते हुए आप नहीं जानते आपको कितनी ज़रूरत है। क्या करें, बेटियां ऐसी होती हैं। खुद भाई से लड़ेगी उलझेगी, खुद भाई से लड़ेगी उलझेगी, पर जो डांट उसको पड़े तो खुद पर ले लेगी। क्या करें, बेटियां ऐसी होती हैं। माँ की साड़ी लपेट कर इठलाती है, माँ की साड़ी लपेट कर इठलाती है, जरा सा पल्लू खौंस कर यूं रौब जमाती है, उसका बनावटी गुस्सा देख मेरी हंसी छूट जाती है। क्या करें, बेटियां ऐसी होती हैं। मैं गिरता भी हूँ तो थाम लेती हैं निगाहों से, मैं गिरता भी हूँ तो थाम लेती है निगाहों से, खुदा की ऐसी नेमत होती है बेटियां। क्या कहें साहब, नसीब से मिलती बेटियां। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। डॉक्टर रविंदर ने एक गीत लिखा है डॉक्टर्स पे। सरस नहीं सुंदर मुखड़ा, परम अलौकिक रूप, मृग नयन चितचोर हैं जिसके, रूप भोर की धूप, कर्पूर गौर वर्ण अति उत्तम, कर्पूर गौर वर्ण अति उत्तम, मुग्ध करे प्रचुर, श्वेत पीतांबर वस्त्र से शोभित, तन मन जड़वत अक्षुण, तन मन जड़वत अक्षुण, प्रेम सहज मेरा है तुमसे, आलिंगन आत्मा से भरपूर, मंत्र मुग्ध से लोचन मेरे, मंत्र मुग्ध से लोचन मेरे, देख तेरा सुरम्य रूप, चेतनत्व प्रेमरत तुमसे हे मेरे मनमीत, चेतनत्व प्रेमरत तुमसे हे मेरे मनमीत, ध्यान तेरा ही रोके मुझको जाने से खुद से दूर, मेरे प्रेम की कल्पना तुम हो, मेरे जीवन की मूल, बस यूं ही उत्तरोत्तर हो संगम, बस यूं ही उत्तरोत्तर हो संगम, तुमसे ओ मेरे जीव के जीव, प्राण संजीवनी हो तुम मेरी, प्राण संजीवनी हो तुम मेरी, ओ मृगनयन चितचोर, ओ मृगनयन चितचोर, ओ मृगनयन चितचोर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत से, जिसे हम सब गाएंगे। डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान, डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान, कहीं ब्लीडिंग कहीं ट्रॉमा कहीं रुकता हुआ दिल, कभी दिन भर ओटी से भी पाते नहीं हिल, कहीं ब्लीडिंग कहीं ट्रॉमा कहीं रुकता हुआ दिल, कभी दिन भर ओटी से भी पाते नहीं हिल, सुकून उनका नहीं नाम निशान, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान, डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान, वहाँ ऑर्थो वहाँ गायनी के केस, यहाँ कवियों यहाँ शायरों का लिए बैठे भेस, वहाँ ऑर्थो वहाँ गायनी के केस, यहाँ कवियों यहाँ शायरों का लिए बैठे भेस, चरागारों की है शाम यहाँ, डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान, मर्जों को दिन भर हम करते डिस्कस, यहाँ दिल दीवानगी दुआ का बिजनेस, मर्जों को दिन भर हम करते हैं डिस्कस, यहाँ दिल दीवानगी दुआ का बिजनेस, मिल बैठे हैं बड़े नाम यहाँ,
डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान। बुरा जग चाहे बोले तू अच्छा रख मन, बड़ी किस्मत से मिलता डॉक्टर का प्रोफेशन। बुरा जग चाहे बोले तू अच्छा रख मन, बड़ी किस्मत से मिलता डॉक्टर का प्रोफेशन। अभी करने हैं बड़े काम यहाँ, डॉक्टर का पेशा है मुश्किल यहाँ, जरा मिलके जरा गा के इसे कर ले आसान।